सोचिए, 500 से भी ज्यादा बिखरे हुए अलग अलग टुकड़े हों और आपको इनसे जोड़कर एक बहुत बड़ा देश बनाना हो। आज हम उसी शख्सियत की कहानी में उतरेंगे जिसने इस लगभग नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो सवाल यही था, 562 टुकड़ों से एक देश कैसे बनता है? 1947 में भारत के सामने यही वो पहाड़ जैसी चुनौती थी, और इस चुनौती का सामना करने के लिए एक इंसान सामने आया। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। उनकी इस कमाल की यात्रा को समझने के लिए हम उनके जीवन के 6 खास पड़ावों पर नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि नक्शा बनाने से पहले वो इंसान कैसे थे, फिर कैसे वो एक राष्ट्र के निर्माता बने, कैसे उन्होंने समय के खिलाफ एक दौड़ लगाई, देश का स्टील फ्रेम कैसे गढ़ा, एक सभ्यता की आत्मा को कैसे फिर से जगाया, और आखिर में उनकी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो सबसे पहले बात करते हैं नक्शा बनाने से पहले के उस इंसान की, मतलब एक किसान परिवार से निकलकर देश का इतना बड़ा नेता बनने तक का सफर। देखिए, भारत का लौह पुरुष बनने से बहुत पहले वल्लभ भाई पटेल का जो व्यक्तित्व था ना, वो अनुशासन, कर्तव्य और हाँ, महात्मा गांधी के साथ हुई एक मुलाकात ने गढ़ा था। उनकी शुरुआती जिंदगी को देखें तो पता चलता है कि वो कितने ज्यादा फोकस्ड और मजबूत इरादों वाले थे। 1875 में गुजरात के एक जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ। फिर 1910 में वो लंदन गए और सोचिए, 36 महीने का बैरिस्टर का कोर्स सिर्फ 30 महीने में पूरा कर लिया, वो भी अपनी क्लास में टॉप करके। 1913 तक तो वो अहमदाबाद के जाने माने क्रिमिनल लॉयर बन चुके थे। लेकिन फिर आया साल 1917। उनकी मुलाकात हुई मोहनदास गांधी से, और बस इस एक मुलाकात ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। एक शानदार कानूनी करियर को छोड़कर उन्होंने खुद को देश की सेवा में लगा दिया। और उनके इस मजबूत इरादे का एक और पहलू था, उनका कर्तव्य। देखिए, वो एक ऐसे दृढ़ नेता थे जिनका व्यक्तित्व कर्तव्य और निजी त्रासदियों से बना था। एक किस्सा है 1909 का। वो कोर्ट में एक केस पर बहस कर रहे थे जब उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर मिली, लेकिन उन्होंने उस खबर को किसी को बताए बिना पहले केस पूरा किया। कर्तव्य के प्रति ये जो गहरी भावना थी, यही उनके चरित्र की असली पहचान बनी, और इसी असाधारण अनुशासन ने उनके पूरे राजनीतिक जीवन को एक दिशा दी। अब आते हैं उनके सबसे बड़े काम पर, एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण। आज़ादी के बाद भारत का नक्शा, जैसा मैंने पहले कहा, एक पहेली जैसा था। हर तरफ प्रांत और रियासतें बिखरी पड़ी थी, और यहीं से पटेल का असली काम, वो नामुमकिन सा लगने वाला काम शुरू हुआ। ये नंबर देखिए, 562। इतनी रियासतें थीं जिन्हें नए भारतीय संघ में शामिल करना था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर सरदार पटेल को ये बहुत बड़ा, लगभग पहाड़ जैसा काम सौंपा गया था। 500 से ज्यादा अलग अलग राज्यों को एक देश में शामिल होने के लिए मनाना। पटेल का फैसला लेने का तरीका सिर्फ बातचीत या कूटनीति तक ही सीमित नहीं था। वो तेजी से रणनीतिक एक्शन लेने में भी माहिर थे, और इसकी एक शानदार मिसाल है समय के खिलाफ ये दौड़, लक्षद्वीप को भारत में शामिल करने की कहानी। ये कहानी ज्यादा लोग नहीं जानते। हुआ ये कि बंटवारे के बाद एक रणनीतिक खजाना सामने आया। पाकिस्तान ने मुस्लिम आबादी वाले लक्षद्वीप द्वीपों पर अपना दावा करने की तैयारी कर ली। 1947 की उस उथल-पुथल के बीच पटेल को खबर मिली कि एक पाकिस्तानी जहाज इन द्वीपों पर अपना झंडा फहराने के लिए निकल चुका है। पटेल ने एक पल भी नहीं गंवाया। उनका आदेश साफ था, पाकिस्तानी जहाज से पहले लक्षद्वीप पहुंचो और भारतीय झंडा फहराओ। उन्होंने फौरन उस वक्त के जाने-माने एयरपोर्ट मुदलियार भाइयों से संपर्क किया और उन्हें त्रावणकोर से अधिकारियों को इस बेहद जरूरी और अर्जेंट मिशन पर भेजने का निर्देश दिया। और नतीजा? भारतीय तिरंगा ठीक वक्त पर फहरा दिया गया। जब पाकिस्तानी जहाज वहां पहुंचा तो उसने देखा कि भारतीय झंडा तो पहले से ही लहरा रहा है, और वो जहाज वापस लौट गया। सोचिए, इस एक फैसले की वजह से ये बेहद जरूरी द्वीप भारत के लिए सुरक्षित हो गए। ये पटेल की दूरदृष्टि का जीता जागता सबूत है। अच्छा, नक्शे को तो एक कर लिया, लेकिन पटेल जानते थे कि ये काफी नहीं है। देश पर शासन करने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे की, एक रीढ़ की हड्डी की जरूरत थी। तो उन्होंने इसकी भी नींव रखी, जिसे कहा गया स्टील फ्रेम। पटेल का विजन बिल्कुल साफ था। उन्होंने 21 अप्रैल 1947 को कहा था, एक सिविल सेवक राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकता और उसे लेना भी नहीं चाहिए। सच्चाई के रास्ते से हटना, लोक सेवा को नीचा दिखाना और उसकी गरिमा को कम करना है।
मतलब वो एक ऐसी स्थायी और निष्पक्ष नौकरशाही चाहते थे जो किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश की सेवा करे, और इसी को उन्होंने देश का स्टील फ्रेम कहा। और ये स्टील फ्रेम क्या था? ये थी अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आज हम आईएएस और आईपीएस को जानते हैं। ये एक ऐसी प्रोफेशनल, एक जैसी सिविल सर्विस थी जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए काम करती थी। इसका मकसद था कि पूरे देश में प्रशासन स्थिर रहे और नीतियां बिना किसी भेदभाव के लागू हों। अब इसमें जो खास बात है वो ये कि पटेल ने इन सेवाओं को बचाने के लिए आर्टिकल 312 जैसे संवैधानिक सुरक्षा कवच की वकालत की, ताकि ये अधिकारी बिना किसी डर के, बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर सकें और सरकार को सही और ईमानदार सलाह दे सकें। और सिविल सेवकों के पहले बैच के लिए पटेल ने 4 सबसे ज़रूरी बातें बताईं। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी में सहानुभूति होनी चाहिए, उसे कुशल होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और सबसे ज़रूरी ईमानदार होना चाहिए। ये वो 4 सिद्धांत हैं जो आज भी भारत में पब्लिक सर्विस की नींव माने जाते हैं। अब देखिए, देश को राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर तो एक कर दिया, लेकिन पटेल यही नहीं रुके। वो सांस्कृतिक और सभ्यता की जड़ों को फिर से मजबूत करने के महत्व को भी समझते थे, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। सदियों के हमलों और विनाश के बाद 1947 में पटेल ने ऐलान किया कि पवित्र सोमनाथ मंदिर को उसके पुराने गौरव के साथ फिर से बनाया जाएगा। हुआ ये कि जूनागढ़ की यात्रा पर जब उन्होंने सोमनाथ मंदिर के खंडहर देखे तो उन्होंने फैसला किया कि देश इस पवित्र जगह को फिर से बनाएगा। ये वही मंदिर है जिस पर सदियों से 1026 में महमूद गजनबी के हमले से लेकर बार-बार हमले हुए थे। लेकिन ये फैसला बिना किसी बहस के नहीं हुआ। इस पर राज्य की भूमिका को लेकर एक बहस छिड़ गई। पटेल और उस वक्त के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का मानना था कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण एक पवित्र कर्तव्य है और ये नए देश के लिए आस्था और नई शुरुआत का प्रतीक होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नेहरू इस बात को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। उन्हें चिंता थी कि राष्ट्रपति और मंत्रियों के इस तरह के कार्यक्रम से जुड़ने से दुनिया में भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि पर गलत असर पड़ेगा। खैर, आखिरकार राष्ट्रपति प्रसाद 1951 में मंदिर के उद्घाटन में शामिल हुए और पटेल के विजन का साथ दिया। तो आखिर में सवाल ये है कि इस महान निर्माता की स्थायी विरासत क्या है, उनका असर क्या है? उनकी विरासत भारत के नक्शे पर लिखी है और देश की जमीन पर कांसे में ढाली गई है, एकीकरण से लेकर प्रेरणा तक। एक बार फिर ये नंबर देखिए, 562। इतनी रियासतों को सरदार पटेल ने एक देश में मिलाया। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी बातचीत, मनाने की कला और मजबूत इच्छा शक्ति का एक ऐसा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था जिसने उस भारत को बनाया जिसे हम आज जानते हैं। और उनकी विरासत कितनी विशाल है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगता है। 182 मीटर ये ऊंचाई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, जो उनके सम्मान में बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। और ये जो 182 मीटर की ऊंचाई है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसे खास तौर पर गुजरात विधानसभा की 182 सीटों को दर्शाने के लिए चुना गया था। ये उनके काम को सीधे उस लोकतंत्र से जोड़ता है जिसे बनाने में उन्होंने इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, किसी देश पर सिर्फ शासन करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बिल्कुल शुरुआत से, जमीन से बनाने के लिए असल में क्या चाहिए होता है। सरदार पटेल की कहानी यही दिखाती है कि इसके लिए सिर्फ राजनीतिक ताकत ही काफी नहीं है। इसके लिए एक आर्किटेक्ट जैसी दूर की सोच, एक फौलादी इच्छा शक्ति और एक एकजुट भविष्य में अटूट विश्वास की जरूरत होती है।